हेलो फ्रेंड्स। सो कैसे हैं आप सब लोग। मेरा भी फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सागर कोचिंग क्लासेस गुना में। तो आज अपन जिस संविधान के जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। किसके बारे में? तो भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। तो स्टार्ट करते हैं। अंत तक जरूर देखिए वीडियो को और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अनुसूचियाँ भारत के जो मूल संविधान यानी कि जब भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था, जब भारत का संविधान लागू हुआ था, तो भारतीय संविधान में जो उस समय जो अनुसूचियों की जो संख्या थी, जो मूल संविधान में जो संख्या थी, उनकी संख्या कितनी थी? तो 8। यानी कि भारतीय संविधान जब लागू हुआ था, जो मूल संविधान है, हमारे मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8 थी। लेकिन वर्तमान में कितनी हो गई है? तो 12 हो चुकी है। कितनी है? 12। यानी कि वर्तमान में 12 है, लेकिन जब भारतीय संविधान लागू हुआ था तो उस समय कितनी थी? तो भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी। ठीक है, 8 मूल संविधान में, और वर्तमान में कितनी हो चुकी हैं? तो 12 हो चुकी हैं। ठीक है, तो अपन पहले बात करते हैं इन 8 के बारे में। ठीक है, यानी कि 8 जो कि मूल संविधान में थी, तो अपन सबसे पहले किनके बारे में बात करने वाले हैं? 8 अनुसूचियों के बारे में। फिर अपन 12 यानी कि जो अलग से जो 4 जो अनुसूचियां जोड़ी गई उनको अपन अलग से देखेंगे। ठीक है, उनको कैसे याद करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं प्रथम अनुसूची। कौन सी? प्रथम अनुसूची। ठीक है, आप प्रथम अनुसूची उठा लीजिए, चाहे पहला भाग उठा लीजिए संविधान का, चाहे आप पहला अनुच्छेद उठा लीजिए। उनमें सिर्फ एक ही बात लिखी होगी कि भारत के राज्यों का नाम लिखा होगा, कितने राज्य हैं और कितने संघ शासित प्रदेश यानी कि केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, आप पहला भाग, पहला अनुच्छेद या पहली संघ अनुसूची, उन तीनों में क्या होगा? संविधान जो भारत के राज्य हैं उनका नाम, उनकी संख्या एवं केंद्र शासित प्रदेशों के नाम है उनकी संख्या। ठीक है, तो वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? तो वर्तमान में भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? तो 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने हैं? 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में भारत में। वर्तमान में, ठीक है, क्योंकि 29 थे पहले, लेकिन जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, तो कितने हो गए? 28 राज्य एवं 7 केंद्र शासित प्रदेश हो चुके हैं। ठीक है, तो प्रथम अनुसूची में क्या है? राज्यों के नाम एवं उनकी संख्या, केंद्र शासित प्रदेश के नाम एवं उनकी संख्या तथा राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या एवं उनके नामों का वर्णन किया गया क्या? पहली अनुसूची में। ठीक है, इसके बाद आते हैं अपन द्वितीय अनुसूची। द्वितीय और तृतीय अनुसूची को अपन साथ में लेके पढ़ते हैं। ठीक है, जिससे याद करने में आसानी हो जाएगी। तो द्वितीय और तृतीय यानी कि दूसरी अनुसूची और तीसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची में क्या किया गया है? विभिन्न संवैधानिक पद अधिकारियों के वेतन एवं भत्तों के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारी, जैसे कि राष्ट्रपति मान लीजिए, उपराष्ट्रपति मान लीजिए, लोकसभा स्पीकर मान लीजिए, प्रधानमंत्री मान लीजिए, और हमारे जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, चीफ जस्टिस, उनके, ठीक है, तो उनके जो वेतन एवं भत्ते क्या होंगे उनका वर्णन किस में किया गया है? तो दूसरी अनुसूची में किया गया है। जबकि तीसरी अनुसूची में क्या किया गया है? इन्हीं के जो मैंने अभी नाम लिए, जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस के जो चीफ जस्टिस होते हैं, ठीक है, जो लोकसभा स्पीकर, तो इनके शपथ के प्रकार यानी कि ये शपथ कैसे ग्रहण करेंगे, ठीक है, शपथ ग्रहण के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो तीसरी में, इसमें कंफ्यूज ये होते हैं कि तीसरी में शपथ ग्रहण है या दूसरी में शपथ ग्रहण है। ठीक है, इसको इस तरीके से याद कर लीजिए। मान लीजिए आपकी कोई लिए जॉब का ऑफर आया, तो आप सबसे पहले क्या सोचेंगे अपने दिमाग में कि वेतन कितना है, ठीक है ना, तो वेतन कितना है यानी कि सैलरी कितनी है, तो सैलरी की पूछेंगे पहले, उसके बाद ही तो आप शपथ ग्रहण करके कार्य चालू करेंगे, ठीक है ना, यानी काम स्टार्ट करेंगे। तो पहले कौन आता है? सैलरी आती है। तो कौन आया सबसे पहले? पहले वेतन एवं भत्ते आए, उसके बाद कौन आया? शपथ लेना है। ठीक है, तो पहले कौन लेता है? पहले कौन देखते हैं? तो पहले सैलरी देखते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? शपथ लेते हैं। ठीक है, तो दूसरी अनुसूची में क्या किया गया है? प्रमुख संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते के बारे में बताया गया है। जबकि तीसरी अनुसूची में क्या बताया गया है? उनके शपथ ग्रहण के प्रकार, यानी किस तरीके से कौन शपथ दिलाता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं अपन चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में क्या किया गया है? चौथी अनुसूची में बताया गया है राज्यसभा में सीटों का आवंटन। क्या? राज्यसभा में सीटों का आवंटन। ठीक है, हमारे देश में जो संसद है उसके कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं। पहला लोकसभा, दूसरा कौन सा होता है? राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा क्या करती है? राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि लोकसभा लोगों का प्रतिनिधित्व करती है।
राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं उनको कौन चुन के भेजते हैं, तो राज्यों की विधानसभाओं से चुनकर क्या भेजे जाते हैं, राज्यसभा में अपने सदस्य भेजे जाते हैं प्रत्येक राज्य से। लेकिन राज्यों के अलावा 3 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं जो कि जिनके सदस्य क्या करते हैं, राज्यसभा में बैठते हैं। ठीक है, पहले 2 थे, अब 3 हो चुके हैं। पहले राज्यसभा में कितने, तो 28 राज्यों से क्या राज्यसभा में सदस्य चुन के आते हैं। तो किस राज्य से कितने सदस्य चुन के आने, ये किस में कहा गया है, तो कौन सी सूची में, तो 4थी अनुसूची में बताया गया है। ठीक है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन कौन से राज्य से कितने सदस्य चुन के आने हैं। ठीक है, इसके अलावा 3 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं जिनसे राज्यसभा में सदस्य चुन के आते हैं। कौन कौन है, पहला दिल्ली, दूसरा पुदुचेरी, तीसरा जम्मू कश्मीर, क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी अब क्या बन चुकी है, विधानसभा बन चुकी है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुदुचेरी, इन 3 केंद्र शासित प्रदेशों से भी राज्यसभा में सदस्य भेजे जाते हैं। और राज्यों के तो हैं ही सही। ठीक है, 28 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों से क्या भेजे जाते हैं, अपने लोग राज्यसभा में सदस्य चुनकर भेजे जाते हैं। ठीक है, तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन कौन सी अनुसूची में, तो 4थी अनुसूची में। ठीक है, पहली में क्या है, राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का नाम। ठीक है, यानी कि भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके नाम एवं उनकी संख्या। ठीक है, द्वितीय में क्या है, विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्तों के बारे में बताया गया है। तीसरी में क्या है, उनकी शपथ ग्रहण। ठीक है, शपथ ग्रहण किस में किया गया है, तो तीसरी अनुसूची में किया गया है। चौथी में क्या है, तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन। ठीक है, कौन से राज्य से कितनी सीटें ली जाएंगी। ठीक है, कौन कौन से राज्यों से। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश सहित। इसके बाद आते हैं अपन 5वीं अनुसूची। कौन सी, 5वीं और 6ठी को एक साथ पढ़िए, 5वीं और 6ठी। ठीक है, 5वीं अनुसूची में क्या है, 5वीं और 6ठी में अनुसूचित जाति एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में वर्णन किया गया है, 5वीं और 6ठी में। ठीक है, तो 5वीं में किस में किया गया, 5वीं में भारत की समस्त अनुसूचित जाति एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का वर्णन किया गया है। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का वर्णन किया गया है। ठीक है, यानी कि अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है तो वहां पर किस तरीके से प्रशासन काम करेगा। लेकिन 5वीं अनुसूची में इन 4 राज्यों को छोड़ दिया गया है। क्या, किन राज्यों को छोड़ दिया गया है, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। असम, त्रिपुरा और मेघालय एवं मिजोरम को किस अनुसूची में छोड़ दिया गया, 5वीं अनुसूची में छोड़ दिया गया। यानी कि इन जनजातीय क्षेत्रों के जो भी कार्य क्षेत्र होंगे वो कौन सी सूची में दे दिए गए हैं, तो 6ठी अनुसूची में दे दिए गए। कौन सी में, 6ठी में। यानी कि असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम को किस में छोड़ दिया गया, 5वीं अनुसूची में छोड़ दिया गया, जबकि 6ठी में चारों को रख दिया गया। ठीक है, तो भारत की अनुसूचित जाति एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का वर्णन किस में मिलता है, तो 5वीं अनुसूची में मिलता है। जबकि असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम की जनजातियों के क्षेत्र का प्रशासन के क्षेत्र का वर्णन किस में मिलता है, तो 6ठी में मिलता है। ठीक है, 5वीं में भारत की समस्त अनुसूचित जनजातियों एवं जनजातियों, समस्त का मतलब इसमें आप 4 राज्य छोड़ेंगे। कौन कौन से, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम को। ठीक है, यानी कि इन चारों राज्यों की जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का वर्णन 5वीं अनुसूची में नहीं किया गया है। इनका वर्णन किस में किया गया है, तो 6ठी में। 6ठी में कौन से जनजातीय क्षेत्रों के वर्णन किया गया है, तो कौन से राज्यों के, तो असम, त्रिपुरा, मेघालय एवं मिजोरम। ठीक है, इन 4 राज्यों का वर्णन किस में किया गया है, तो 6ठी अनुसूची में किया गया है। ठीक है, तो 5वीं और 6ठी भारत की अनुसूचित जातियों एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का वर्णन 6ठी में असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। ठीक है, इन 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन का वर्णन किस में किया गया है, तो 6ठी में किया गया है। ठीक है, इसके बाद आते हैं अपन 7वीं अनुसूची। कौन सी, 7वीं में किस में किया है, 7वीं में केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। क्या किया गया है, 7वीं में केंद्र एवं राज्यों के बीच क्या किया गया है, शक्तियों का बंटवारा किया गया है। ठीक है, जैसे कैसे, जो 7वीं में जो केंद्र एवं राज्यों के बीच जो शक्तियों का बंटवारा किया गया है वो किसके माध्यम से किया गया है, तो सूची के माध्यम से किया गया है। किसके माध्यम से, सूची। तो 7वीं और अनुसूची से 7वीं अनुसूची और कौन सी, सूची से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो 7वीं अनुसूची में क्या किया गया है, केंद्र एवं राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का बंटवारा किया गया है। इसमें 3 अनुसूचियां हैं। कौन कौन सी अनुसूचियां हैं, 3 अनुसूचियां हैं, जिसमें पहली कौन सी है, तो संघ सूची या केंद्र सूची। क्या कहते हैं अपन, संघ सूची या केंद्र सूची। दूसरी कौन सी है, राज्य सूची। और तीसरी कौन सी है, तो समवर्ती सूची। ठीक है, अब इसमें क्या है, कुछ विषय दिए गए हैं कि इन विषयों पर कौन कानून बना सकता है और कौन नहीं बना सकता, और कितने विषय दिए गए हैं। ठीक है,
तो संघ सूची में जो विषय हैं, जो विषयों की संख्या है वो कितने विषय हैं, तो जो मूल संख्या थी इनकी पहले कितनी थी, 97 थी। यानी कि जब भारत का संविधान लागू हुआ था उस समय 97 विषय वस्तु ऐसे थे जिन पर कौन कानून बना सकता था, तो केंद्र बना सकता था। लेकिन इनकी संख्या बढ़कर कितनी हो चुकी है, तो 100 हो चुकी है। कितनी हो चुकी है, 100। यह मतलब यानी कि यहाँ पे संख्या क्या हुई है, बढ़ी है। संघ सूची में इनकी संख्या कितनी है, तो 97 थी मूल संविधान में, जबकि अब बढ़ के कितनी हो चुकी है वर्तमान में, तो 100 हो चुकी है। जबकि राज्य सूची में इनकी संख्या कितनी थी, तो 66 थी, जो कि अब घटकर कितनी हो चुकी है, तो 61 हो चुकी है। कितनी हो चुकी है, 61। ठीक है, यानी कि राज्य सूची में राज्य कानून बना सकता है। ठीक है, इसमें क्या बनाता है, राज्य कानून बनाता है। और राज्य जिन विषय वस्तुओं पर कानून बना सकता है उनकी संख्या पहले कितनी थी, तो 66 थी जब संविधान लागू हुआ था, यानी कि मूल संविधान में। लेकिन अब इनकी संख्या घटकर कितनी हो चुकी है, तो 61 हो चुकी है। ठीक है, घटा दिया गया। अब आते हैं समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची में इनकी संख्या थी 47। कितनी थी, 47 थी, जो कि अब बढ़कर कितनी हो चुकी है, 51 हो चुकी है। कितनी हो चुकी है, 51 हो चुकी है। ठीक है, पहले कितनी थी, तो पहले कितनी थी, 47 थी, लेकिन अब बढ़कर कितनी हो चुकी है, 51 नहीं 52। कौन सी, 52। ठीक है, 51 नहीं 52। 47 से बढ़कर कितनी हो चुकी है, तो 52 हो चुकी है। तो समवर्ती सूची में पहले संख्या कितनी थी, 47 थी, जो कि अब बढ़कर कितनी हो चुकी है, 52 हो चुकी है। ठीक है, इनका मतलब ये है कि केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में कानून दोनों, यानी कि राज्य तथा केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन यदि कोई किसी कानून में दोनों के बीच विवाद हो गया, यानी कि किसी एक ही विषय पर दोनों ने कानून बना दिए, जैसे कि कोई विषय है, ये मान लीजिए एक्स विषय है, इस पर केंद्र ने भी कानून बना दिया और उसी पर किसने, राज्य ने भी कानून बना दिया। तो केंद्र और राज्य में, केंद्र और स्टेट, ठीक है, सेंटर और स्टेट। अगर मान लीजिए एक्स नामक कोई वस्तु है जिसपे दोनों ने, केंद्र और राज्य दोनों ने कानून बना दिया है, तो इसमें इस स्थिति में यानी कि दोनों में टकराव हो गया, तो इस स्थिति में कौन को महत्व दिया जाएगा ज्यादा, तो केंद्र को। यानी कि इस स्थिति में केंद्र का कानून मान्य होगा, राज्य का अपने आप शक्तिहीन हो जाएगा। ठीक है, तो राज्य सूची में 66 थे लेकिन मूल संविधान में, लेकिन अब कितने कर दिए गए वर्तमान में, 61। राज्य संघ सूची में 97 थे, जो कि बढ़कर अब 100 हो चुके हैं। समवर्ती सूची में दोनों कानून बना सकते हैं। 47 से लेकर अब इनकी कितनी संख्या हुई है, तो 52 हो गई है। संघ या केंद्र सूची में जैसे कि संविधान संशोधन का अधिकार किसके पास है, तो संविधान संशोधन कौन कर सकता है, तो केंद्र कर सकता है। जैसे कि लोक जैसे कि ये लोक सेवा आयोग होता है, जैसे कि यूपीएससी। ठीक है, यूपीएससी में आईएएस आईपीएस अधिकारी जो होते हैं, तो उनके संबंध में कौन कानून बना सकता है, तो केंद्र बना सकता है। ठीक है, तो राज्य सूची में जो भी विषय वस्तु शामिल है उस पर कौन बना सकता है कानून, तो राज्य बना सकता है, जबकि समवर्ती सूची में दोनों कानून बना सकते हैं। ठीक है, और यदि दोनों के बीच टकराव उत्पन्न हो जाता है तो उस स्थिति में किसको महत्व दिया जाएगा, केंद्र के कानून को महत्व दिया जाएगा, जो केंद्र ने बनाया है। ठीक है, इसके बाद आते हैं अपन 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में किसके बारे में वर्णन किया गया है, तो 8वीं अनुसूची में भाषाओं के बारे में वर्णन किया गया है। किसके बारे में वर्णन किया गया है, तो भाषाओं के बारे में वर्णन किया गया है। जब भारत जो मूल संविधान था उसमें जो भाषाओं की संख्या थी उसमें कितनी भाषाओं को लिया गया था, स्टार्टिंग में कितनी भाषाएं थी, तो इसमें 14 थी। यानी कि पहले जब संविधान लागू हुआ था उस समय इसमें भाषाओं की संख्या कितनी थी, तो 14 भाषाओं को इसमें शामिल किया गया था। लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या कितनी हो चुकी है, तो 22 हो चुकी है। ठीक है, यानी कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं, तो 22 है, जबकि मूल संविधान में कितनी थी, तो 14 भाषाएं थी। ठीक है, तो 22 भाषाएं कौन कौन सी हैं, असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मराठी, मलयालम, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। ठीक है, बोडो, डोंगरी, मैथिली तथा संताली। मैंने इनको लाल पेन से लिखा है, ठीक है, लाल कलर से। तो लाल कलर का मतलब ये है कि बोडो, डोंगरी, संताली और मैथिली, इन चारों भाषाओं को सबसे बाद में जोड़ा गया है। यानी कि सबसे बाद में जो अभी 4 भाषाएं जोड़ी गई थी वो कब जोड़ी गई थी, तो 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से जोड़ी गई थी। उसके बाद से अभी तक इसमें कोई भी भाषा ऐड नहीं की गई है। ठीक है, उस 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। कौन कौन सी, बोडो, डोंगरी, मैथिली तथा संताली को इसमें ऐड किया गया था। ठीक है, उससे पहले इनकी संख्या कितनी थी, तो 18 थी। ठीक है, अब आइए आते हैं नवीं अनुसूची। कौन सी, नवीं अनुसूची। आई होप कि ये चीजें आपको समझ आ चुकी होगी। प्रथम में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के नाम एवं उनकी संख्या। द्वितीय में क्या है, संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते। ठीक है, चौथी में क्या है,
तीसरी में क्या है, शपथ ग्रहण। चौथी में क्या है, तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन। पांचवी में क्या है, तो अनुसूचित भारत की अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के क्षेत्रों के प्रशासन का वर्णन। छठी में क्या है, तो असम, त्रिपुरा, मेघालय एवं मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का वर्णन। सातवीं में क्या है, तो केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, संघ सूची, राष्ट्र सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, इसमें संघ सूची में जो विषय वस्तु में उनकी संख्या पहले 97 थी, लेकिन अब बढ़ाकर कितनी गई है, 100 हो गई है। राज्य सूची में पहले 66 थी, अब कितनी हो गई, 61। समवर्ती में 47 थी, लेकिन अब कितनी हो चुकी है, 52। समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। राज्य सूची में राज्य कानून बना सकता है, केंद्र सूची में केंद्र कानून बना सकता है। ठीक है, आरडी में किससे संबंधित है, तो भाषा से संबंधित है। पहले इसमें कितनी भाषाएं थी, तो 14 थी, लेकिन अब कितनी हो चुकी है, तो 22 हो चुकी है। सॉरी। इसके बाद आते हैं जो लास्ट भाषाएं जोड़ी गई थी वो कौन कौन सी हैं, तो बोडो, डोंगरी, मैथिली तथा संताली को आखिरी बार जो भाषाएं जोड़ी गई थी वो ये चारों भाषाएं थी, बोडो, डोंगरी, मैथिली तथा संताली, जो कि 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से जोड़ी गई थी। ठीक है, अब आइए नवी अनुसूची। इनमें आप एक काम करिए, कुछ नहीं करना है, दिन है यार तो थोड़ा सा आवाज़ें आ रही है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आप एडजस्ट कर लीजिए, कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा। इनको याद करना बड़ा आसान है, और आप एक काम करें, जो भी मैं पढ़ाता हूँ उससे संबंधित कुछ भी आप ऑब्जेक्टिव लगाया करें, जिससे कि आपको और ज़्यादा तैयारी में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, आप इस तरीके से एक चार्ट बना लीजिए। इन चारों को याद करने के लिए सबसे अच्छा काम यही है। ठीक है, इस तरीके से चार्ट बना लीजिए, खाने बना लीजिए, और उसमें एक में लिख दीजिए सूची, लिख दीजिए यहाँ पे। ठीक है, कौन सी सूची कौन से संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई, संशोधन, वर्ष कौन सा है, ठीक है, उसमें क्या है, ठीक है, क्या है, और विशेषताएं लिख लीजिए कुछ, अगर मिलती है तो अपन को विशेषताएं। ठीक है, इस तरीके से आप जोड़ लीजिए, इसके माध्यम से आपको याद करने में बड़ी आसानी होगी। आइए पहली 9वीं अनुसूची, कौन से नंबर की सूची, कौन सी नंबर की, तो 9वीं अनुसूची। कौन सा संविधान संशोधन, तो प्रथम संविधान संशोधन। कौन सा, प्रथम संविधान संशोधन। वर्ष कौन सा था, तो 1951। ठीक है, इसको आइए जानते हैं। जो जो 9वीं अनुसूची है, 9वीं अनुसूची में जो जब संविधान लागू हुआ था, तो उस समय क्या था कि जो हमारा जो पूंजी का अधिकार है, यानी कि पूंजी जैसे संपत्ति का जो अधिकार था, मौलिक अधिकार में गिना जाता था पहले, क्या ना, संपत्ति का जो अधिकार था वो किस में गिना जाता था, तो मौलिक अधिकार में गिना जाता था। लेकिन सरकार ने क्या किया, जमींदारी प्रथा को हटाने के लिए, यानी कई लोगों के पास क्या थी, हजारों बीघा जमीन थी, लेकिन उसको क्या है, अब कई लोगों के पास कोई जमीन नहीं थी, उनके यहाँ पे वो क्या करते थे, मतलब मजदूरी करते थे। तो सरकार ने क्या किया, उनसे जमीन छीन ली, यानी कि आप उनको एक लिमिट दे दी कि आप 500 बीघा या कुछ भी 100 बीघा इतनी रख सकते हैं। इसके अलावा जो बाकी जमीन है वो सरकार ने हड़पना चाहा। तो क्या हुआ कि जो अब संपत्ति का मौलिक अधिकार था, और मौलिक अधिकार का मतलब अपने आप संविधान में मौलिक अधिकार से संबंधित कोई भी कानून यदि पास होता है तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट जो हाई कोर्ट होता है उसको रोक लगा देता है। ठीक है, तो जैसे ही सरकार कुछ भी लैंड रिफॉर्म यानी कि भूमि सुधार से कोई भी कानून लाए, तो क्या करते हैं, जिस लोग की यानी कि जिन लोगों की जमीन को हड़पा जा रहा है, यानी कि सरकार छीन रही है, वो किस में चले जाते थे, हाई कोर्ट में जा गए। हाई कोर्ट जाके क्या करेगा, उस पर रोक लगा देगा, यानी कि उसकी जमीन को नहीं हड़पने देगा। तो सरकार ने क्या किया कि एक 9वीं अनुसूची बनाई, पहला ही संविधान संशोधन करके, और उसमें लिख दिया गया कि यानी कि इस जो भी कानून इस 9वीं अनुसूची में रखा जाएगा, जो भी कानून इस 9वीं अनुसूची में रखा जाएगा, उस पर सुप्रीम कोर्ट अपनी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी कि इससे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते उसको लेके, और सुप्रीम कोर्ट उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं करेगा। यानी कि जो भी कानून, अगर कोई लैंड रिफॉर्म या कुछ भी किसी भी चीज़ से संबंधित यदि इसमें कोई कानून बनाता है, यानी कि इसमें रख दिया जाता है न बना के, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट कोई भी आपत्ति नहीं जता सकता। ठीक है, तो ये किससे संबंधित था, तो भूमि सुधार से संबंधित था। किससे संबंधित था, तो भूमि सुधार से संबंधित था। ठीक है, लेकिन इसके बनाने के बाद में इसका क्या हुआ, जो 9वीं अनुसूची है उसका सरकारें क्या करने लग गई, फिर दुरुपयोग करने लग गई।
इसको जब स्टार्टिंग में थे तो इसमें 2-4 विषय ही थे, जैसे कि भूमि सुधार था, ठीक है ना। इस लेकिन अब जो वर्तमान में इनकी जो संख्या है वो कितनी है, तो 284 है। कितनी है, 284। यानी कि कोई भी गैर संवैधानिक आंकड़ा, जो भी मतलब गैर संवैधानिक कोई भी बिल अगर पास करना हो तो सरकार को पास करके किस में डाल देती थी, 9वीं अनुसूची में, जिससे कि उसको सुप्रीम कोर्ट से कोई भी दिक्कत नहीं हो। लेकिन पहले इसमें क्या था, सुप्रीम कोर्ट कुछ भी नहीं कर पाती थी, यानी कि इसकी समीक्षा नहीं कर सकती थी 9वीं अनुसूची में जो भी कानून रखे हैं। लेकिन 1973 के बाद में, कब, 1973 के बाद में, यानी कि जब केशवानंद भारती केस का जब जो वो आया था, अपना जजमेंट आया था, तो उसके बाद से जो सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ, यानी कि मूल ढांचे से संबंधित जो प्रावधान दिया था, उसके बाद से अब इस पर भी सुप्रीम कोर्ट अपनी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट इसकी समीक्षा कर सकता है। यानी कि यदि सरकार अब चाहे कि कोई कानून बनाकर हम किस में डाल दें, 9वीं अनुसूची में डाल दें, तो सुप्रीम कोर्ट अब उसकी समीक्षा अब कर सकता है। 1973 से पहले के कानूनों की नहीं कर सकता, लेकिन 1973 के बाद में जो भी कानून बने उनकी समीक्षा सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, ठीक है। तो क्या हुआ, 284 के 284 है। अब सरकारें ऐसा कोई भी कानून लागू नहीं करती, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट उन्हें चुनौती दे सकता है, यानी कि उनको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, ठीक है। तो 9वीं अनुसूची किससे संबंधित थी, भूमि सुधार से संबंधित थी। कब, कौन सा संशोधन था, तो प्रथम संशोधन था। कौन सा वर्ष था, तो 1951 था, ठीक है। इसके बाद आते हैं 10वीं अनुसूची। कौन सी, 10वीं अनुसूची। संविधान संशोधन कौन सा था, तो 52वां संविधान संशोधन था। वर्ष कौन सा था, तो 1985, ठीक है। कौन सा था, 1985 था। किससे संबंधित थी, तो दल बदल से संबंधित थी। कौन सी, दल बदल से, ठीक है। दल बदल यानी कि इस समय तक भारत की स्थिति ये थी कि काफ़ी क्षेत्रीय पार्टियां हो चुकी थी। पूरे भारत में क्या थी, काफ़ी क्षेत्रीय पार्टियां हो चुकी थी। कोई भी एक सरकार, एक पार्टी पूर्ण बहुमत से केंद्र में सरकार नहीं बना पा रही थी। तो क्या था, गठबंधन करके सरकारें बनाई जा रही थी। लेकिन हुआ ये रहा था कि कोई भी पार्टी अपना क्या करती है, कोई पार्टी गठबंधन किया और उसके बाद में उससे गठबंधन तोड़ दिया, तो सरकार क्या हुई, गिर गई, और दूसरी पार्टी से जाके गठबंधन कर लिया और उन्होंने सरकार बना ली। यानी कि एक पार्टी से गठबंधन तोड़ा, दूसरी में चले गए, दूसरी से तोड़ा, तीसरे में चले गए। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए संसद ने क्या किया, 52वां संविधान संशोधन किया और 10वीं अनुसूची को जोड़ के संविधान में क्या कर दिया गया, एक दल बदल कानून बना दिया गया। यानी कि आप यदि आप दल बदल करना चाहें तो पहले ही कर लीजिए, यानी कि चुनाव से पूर्व भी आप क्या कर सकते हैं, गठबंधन कर सकते हैं। और यदि आपने चुनाव से पूर्व गठबंधन तोड़ा तो आपकी जो पद है वो रिक्त मान लिए जाएंगे। क्या कर लिए जाएंगे, रिक्त मान लिए जाएंगे, यानी कि आप उस पद पर नहीं रहेंगे यदि आपने चुनाव पूर्व अपना दल बदल यानी कि अपनी पार्टी को छोड़ा तो, ठीक है। तो दल बदल से संबंधित कौन सी थी, तो 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी, किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई थी, तो 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई थी। कब जोड़ी गई, तो 1985 में जोड़ी गई, ठीक है। अब आते हैं 11वीं अनुसूची। कौन सी, 11वीं। कौन सा संविधान संशोधन, तो 73वां संविधान संशोधन। वर्ष कौन सा है, तो 1992। कौन सा है, 1992। किससे संबंधित है, तो पंचायती राज से संबंधित है। कौन से है, तो पंचायती राज से संबंधित है। पंचायतों के कार्य क्षेत्र कितने होते हैं, तो 29 कार्य क्षेत्र होते हैं इनके। कितने, यानी कि 29 कार्य क्षेत्र दिए गए हैं जिन पर क्या करती हैं, पंचायतें अपना काम करती हैं। जैसे कि पशुपालन, सड़कें निर्माण, ठीक है, साफ सफाई का काम, पानी बिजली, ठीक है, गाँव में पानी पहुँचाना और साफ सफाई करना, सड़कों का निर्माण करना। जैसे आपने देखा नहीं होगा, खरंजा वगैरह करती है, तो वो कौन से काम होते हैं, तो पंचायतों में काम आते हैं। कब जोड़ा गया था, तो 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1992 में जोड़ा गया था, ठीक है। किससे थी, तो पंचायती राज्य से संबंधित थी। 12वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था, तो 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1992 में। कौन से, 1992 में, ठीक है। किससे संबंधित थी, तो नगर पालिकाओं से, ठीक है, नगर पंचायत जो होती है उनसे संबंधित थी, ठीक है, नगर पंचायतों से संबंधित थी। इनके कार्य कितने थे, तो 18 थे। कितने, 18 कार्य क्षेत्र थे इनके। कितने कार्य क्षेत्र थे, तो 18 कार्य क्षेत्र थे, ठीक है। 11वीं और 12वीं अनुसूची को आप एक साथ पढ़ सकते हैं, ठीक है। 11वीं और 12वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 और 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1992। पहली कौन सी, 11वीं कौन सी है, तो पंचायती राज से संबंधित है, जबकि 12वीं कौन सी है, तो नगर पंचायतों से संबंधित है, ठीक है, जो नगर पंचायत जो होती है उनके माध्यम से। तो 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992,
पंचायती राज से संबंधित है। पंचायतों के कितने कार्य क्षेत्र होते हैं? तो 29 होते हैं। 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन 1992 किससे संबंधित है? तो नगर पंचायतों से संबंधित है। इनके कार्य क्षेत्र कितने होते हैं? तो 18 कार्य क्षेत्र होते हैं। ठीक है। 9वीं प्रथम संविधान संशोधन 1951 भूमि सुधार से संबंधित थी। ठीक है। 10वीं 52वां संविधान संशोधन 1985 दल बदल से संबंधित थी। ठीक है। 11वीं 73वां संविधान संशोधन 1992 पंचायतों से संबंधित थी। 12वीं 74वां संविधान संशोधन 1992 नगर पंचायतों से संबंधित थी। ठीक है। तो ये थी अपनी नगर पंचायत या नगर पालिकाओं के जो चुनाव होते हैं। तो ये थी अपनी अनुसूचियाँ। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चिल्ला छोड़ बहुत था, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे तो माफ़ करना, गलती हो रही हो तो। क्या है, चिल्ला छोड़ की वजह से मैं खुद भी समझ सकता हूँ, डिस्टर्ब होता है, लेकिन क्या करें यार, एडजस्ट करना पड़ता है। ठीक है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें। धन्यवाद।